आप लोग सुन सकते हैं मुझे? डॉक्टर सना है। Please send the messages so I can see that you guys are listening. ग्रेट। तो आप लोग मुझे सुन सकते हो। अब तक हम जो भी कुछ डिस्कस कर चुके हैं उसमें इम्पोर्टेंट चीज यही रहेगी। Now, please answer once again. Good, Aisha. Thank you so much. So, we have done with the 2 lectures of environment and health. हम 2 lectures सुन चुके हैं अब तक। जिसके अंदर कोई भी क्यूरीज हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे लिख सकते हैं आज भी। जो आज का लेक्चर है, वी विल स्टार्ट विद दी वाटर एंड वाटर पोल्यूशन एंड डिजीजेस रिलेटेड विद दी वाटर पोल्यूटेड वाटर ड्रिंकिंग। सो ये एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि एट एनी मोमेंट जब आप मुझे सुन नहीं पा रहे हो तो प्लीज आप मुझे मैसेजेस लिख सकते हैं ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग मुझे नहीं सुन पा रहे हैं या कोई ऐसा मसला है। राइट, थैंक यू। So let's start with the lecture number 3, which is water pollution. This is my little bit intro. I'm Dr. Sana Noor. I'm working as assistant professor in your department, community medicine. So let's start with the things with which we will discuss the water pollution, and a little bit of water purification, not the full topic. So the important thing is what you can see, that sanitation is the science of safeguarding health. अब whatever the situation you are handling nowadays, आपको मालूम है कि हर चीज आपकी सफाई आपकी सैनिटेशन पे बेस कर रही है और आपको ये हर बार कहा जा रहा है कि अपने हाथ धोइए, हाथ साफ रखिए, चीज़ों को साफ रखिए, डेटॉल से क्लीन कीजिए, एंटीसेप्टिक कीजिए, सैनिटाइजर्स का यूज कीजिए। तो दिस इज द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी कैन discuss about, that sanitation is everything around you. So let's see a word which is used as environmental sanitation, that has been environmental replaced by the thing which is called as environmental health. The important thing is that you have to create such type of environment in which you can see the things which are going to be disturbed around you। वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आएगा आप उसके साथ जो है वो ये सब कुछ जब तक आप उसको नॉर्मलाइज नहीं करेंगे अपनी अराउंड सराउंड जो भी इन्वायरमेंट मौजूद है, यू विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ promotion of the diseases around you. So importantly, just see in the picture कि वी हैव बीन टॉक्ड कौन कौन सी चीज़ें जो ऐसे इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं आपके हेल्थ के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव read so many things about एयर पोल्यूशन इन आवर लास्ट लेक्चर्स। तो हमने देखा था कि एयर पोल्यूशन जिसमें इंक्लूडिंग आउटडोर इनडोर हर तरह की जो एयर पोल्यूशन है वो हमारे लिए प्रॉब्लम सेट कर रही है। ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन सी द क्लाइमेट चेंज, जो हमने एक और अपने लेक्चर में डिस्कस किया था। आज जो हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारे पास इनएडेक्वेट वाटर सैनिटेशन। तो वाटर सैनिटेशन में मेन इम्पॉर्टेंट चीज हम देखेंगे कि वाटर एक्चुअली होता क्या है और वाटर से प्रॉब्लम्स जो अराइज हो रहे हैं वो आप कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन यू रिड्यूस ऑल दीज प्रॉब्लम्स। हम अपने अगले लेक्चर्स में भी इस स्लाइड को इस्तेमाल करेंगे बार बार
क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्लाइड है जिसके अंदर आप तमाम तर फैक्टर्स को एट अ ग्लांस देख सकते हैं। एक सिंपल उन्होंने तरीके से आपको जो भी आपके रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि एनवायरमेंट को एक रिस्क पे डालते हैं, उन सभी को यकजा करके उन्होंने एक बहुत अच्छी सी पिक्चर डिजाइन की। So let's see that water, हम water के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। What is water? It's important and we are drinking the safe water. The important thing is that कि हमें जब तक ये मालूम नहीं होगा कि वाटर हमारे लिए कितना ज़रूरी है, तो हम उसको या तो वेस्ट भी कर रहे होंगे, हम या तो उसके साथ जो है वो हमसे मुराद है कि तमाम तर लोग, आप लोग तो मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, आपको पता है वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है, लेकिन एजुकेशन इज़ फॉर ऑल, ठीक है ना, तमाम तर लोगों की एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि वाटर इज़ एक्चुअली लाइफ, डोंट वेस्ट इट। The main thing is that you can see in this picture that whenever there will be no water, you cannot imagine a single thing about life. So all the life processes need water, and हमें उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम पानी के साथ जो है वो एक तो उसकी प्रिजर्वेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करें, और हम दूसरा ये कि इम्पोर्टेंटली ये देखें कि व्हाई इट इज़ सो मच इम्पोर्टेंट। आपने देखा कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन जो है पानी की, वो आजकल एक बड़ा मसला बनती जा रही है। और व्हाट इज हैपनिंग, एक्चुअली हो क्या रहा है ये तो हमें मालूम ही है कि 3/4% of the earth is covered with water, and water is most important for your body, for your hydration, आपकी बॉडी की हाइड्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तमाम तर आप देखते हैं कि बहुत सारे इन्फेक्शंस ऐसे हैं जो वाटर बोर्न डिजीजेस के अंडर आते हैं, यानी पानी पीने की वजह से, पानी नॉर्मल पानी पीने की वजह से आपको बीमारियां क्यों है, ये होंगी पॉल्यूटेड वाटर पीने की वजह से, कंटामिनेटेड वाटर पीने की वजह से, isn't it? और अगर क्वालिटी की, if the quality of the water is raised, obviously diseases will decrease। और ऐसा देखा गया है, ऐसी बहुत सी रिसर्चेस आप देखेंगे, ऐसी बहुत सी चीज़ों का हवाला भी हम आपको देंगे जिसके अंदर आपको समझ आएगी कि बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज जिन्होंने इसको, इस बात को इंश्योर किया कि उनकी जो कम्युनिटीज़ हैं उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हो, वहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीजेस, ऐसी जो कि वाटर बॉर्न डिजीजेस थी, उनका जो भी इम्पैक्ट था वो काफ़ी कम उन्होंने उसको जो है वो रजिस्टर किया है। सो लेट्स सी व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड वाह, कौन कौन से फंक्शंस आप पानी के साथ कर रहे होते हो। पानी आपको हर काम में ही ज़रूरी है। if you are planting your trees, you need water to give them. if you are like कोई भी चीज़ आप वॉशिंग करें डेली, आप बैदिंग करें, शॉवर करें, आप यूटेंसिल्स वॉश करना चाहें, आप यूजिंग ऑफ टॉयलेटरीज, एनीथिंग, everything requires water. So the main important uses of water are, the most common ones are domestic, agriculture and industrials, right? लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा आप देख रहे होंगे कि एग्रीकल्चर यूज में हमारे पास बहुत, क्योंकि पाकिस्तान की अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड है। इफ़ वी यूज अबाउट ऑलमोस्ट, हम अपना 70% ऑफ वाटर जो है वो एग्रीकल्चर यूज के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और डोमेस्टिक यूज में 7%, इंडस्ट्रियल यूज में 23%, एंड public purposes में 1 to 2%, but still these percentages are important. These can come in your MCQs। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी चीजें जो होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं। Now see the classification of water। वाटर किस किस तरह का आपको मिल रहा होता है। You can see that the potable water, safe और wholesome water जिसे कहा जाता है, साफ पानी, clean water, polluted water and contaminated water. So what is the difference between polluted water and contaminated water? बता सकेगा कोई? It's my question कि what is the difference between polluted water and contaminated water? Any idea? I am really very sorry that I am talking about water during fasting. Obviously, you must be fasting. आप लोग भी सबका रोजा होगा।
वेरी गुड मुदस्सर. ऑब्वियसली कंटामिनेटेड वाटर कंटेन्स जो है वो इन्फेक्टिव मटीरियल, और जो पॉल्यूटेड वाटर है उसमें कोई डस्ट या और इस तरह की कोई चीज़ें मिली हुई हैं तो उसको कंटामिनेटेड वाटर. सो कम अप टू द सोर्सेज ऑफ वाटर. पानी आता कहाँ कहाँ से? दैट्स द रेन वाटर, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर. सही, ये डिफरेंट जगहें हैं जहाँ से हमें पानी मिल सकता है. अब ये आज इसकी मजीद जो डिटेल है वो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि रेन को समझा जाता है दिस इज द प्योरेस्ट वन, ब्राइट स्पार्कलिंग सॉफ्ट वाटर होता है, हैविंग सम करोसिव एक्शन ऑन लेड. अगर लेड में पानी पड़ता रहता है और बारिश का पानी उसमें जाता है तो वहाँ पे करोसिव एक्शन आ जाता है. क्लीन्स एरियाज, रेन वाटर इज फ्री फ्रॉम पैथोजन. ये कहा जाता है कि वो बहुत अच्छा साफ पानी है, प्योरेस्ट इन द नेचर, उसको रिमार्केबल. और यूजुअली ऐसा हो सकता है कि जब वो ऊपर से बारिश होकर नीचे आ रही होती है तो इट कैन कंटेन्स, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज जो है वो एड अप हो जाए. फॉर एग्जांपल डस्ट हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और उसमें एक्सेसिव अमाउंट ऑफ अमोनिया या सल्फर ऐड हो जाए. And now imagine if raining is if the raining is having in a very polluted manner, like किसी polluted जगह पर. एग्जैक्टली आयशा, यू आर राइट. उसमें भी इम्प्योरिटीज होती है बट नॉट द कंटेमिनेशन. यू राइट. सो हम ये देखते हैं कि जब भी हमने देखा है कि पॉल्यूटेड एयर है और पॉल्यूटेड एरियाज हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में भी ये बात जो है वो बार बार पढ़ी थी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की जो हाई कॉन्सेंट्रेशन अवेलेबल हैं ड्यू टू इंडस्ट्रियल इमिशंस आप कह लें, ड्यू टू व्हीकल यूज आप कह लें. तो ये सब चीज़ें जो है वो हवा को बहुत ज़्यादा खराब करती हैं, पॉल्यूटेड करती हैं, जिसकी वजह से अब जब बारिश वहाँ पे होगी तो रेन विल बिकम एसिडिक विच विल रिजल्ट इन एसिडिक रेन. ठीक है. और इसके भी बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं जो हमने लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस किए हैं कि एक तो ग्राउंड के ऊपर भी आपकी जो फसलें होती हैं एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट इज हैजर्डस, right? And it is hazardous for the monuments, for the buildings, for the external architecture. उसके लिए भी, इसके अलावा वो आपके पौधों के लिए, जानवरों की सेहत के लिए भी जो है वो मुज़र समझी जाती है. Now come up to the surface water. Surface water is what which is available on the surfaces. के बाहर कहीं से आता है, जैसे कि आपने देखा है रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, पॉन्ड्स एंड लेक हैं, पाउंडिंग रिजर्वायर्स जहाँ आपने कलेक्ट किया होता है, वहाँ पे बने हुए होते हैं पानी के डैम्स वगैरह, ये सब सरफेस वाटर कहलाते हैं. और ये डायरेक्टली एक्सपोज होता है पोल्यूशन के by surface wash and water waste carry. But still, if we do some treatments with this water, this is very good. This is usable for human being and as well as animals, right? So there is another form which is called as groundwater. Groundwater is what which is, आपने देखा ही होगा अगर कुछ लोगों ने यहाँ पे गांव जाने का उनका रहा हो एक्सपीरियंस, तो उन्होंने वहाँ पे कुआं भी देखा होगा which is called as well, ट्यूब वेल्स, स्प्रिंग्स, ये तमाम चीज़ें आपने वहाँ पे देखी होंगी. और नॉर्दर्न एरियाज का अगर आपने विजिट किया तो यू मस्ट हैव बीन थ्रू विद स्प्रिंग्स एज वेल. उसको भी प्योरेस्ट फॉर्म कहा जाता है, साफ सुथरा पानी कहा जाता है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज हो सकता है, यूजुअली फ्री फ्रॉम पैथोजन होता है. बिकॉज एक तो जमीन के नीचे जाने जाने से जो तहे हैं बकायदा जमीन की वहां से फिल्टर आउट हो, इट गोज डाउन beneath layers of the ground. So it happens when it comes down, and it requires obviously no treatment. Once you have listened about the boring thing, आप ट्यूबवेल्स लगाते हैं, बहुत डिप डाउन आपको बोर करना होता है, वहां से आपको पानी नहीं मिल जाता है, बहुत ज्यादा साफ होता है. बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि उसका मिनरल कंटेंट काफी हाई होता है. कंटिन्यूस सप्लाई, you need to lift up the water. The only thing is that you need to lift up the water from the very deep layers of the ground. So now see that what is sanitary well? ये बड़ा important question है, और ये आपके किसी भी level पे it is important in terms of your MCQs, it is important in terms of your SEQs as well. Are you following me? Good. So थैंक यू अली. हमने देखा कि सैनिटरी वेल इज व्हाट, इस पिक्चर में थोड़ा सा आप देखें बिकॉज मैंने ये यूज किया क्योंकि यही मॉडल आपके पास रखा हुआ भी है आपकी लैब्स के.
तो आप यहाँ पे देखना शुरू करें कि एक्चुअली इसके कौन कौन से जो आज हम इसको थोड़ा सा आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि सैनिटरी वेल होता क्या है और बनता कैसे है, राइट? सो वी नीड टू सी अबाउट कि उसकी लोकेशन क्या है, उसकी लाइनिंग क्या है, पैरापेट क्या होता है, प्लेटफॉर्म, कवरिंग, ड्रेन, हैंडपंप एंड एरिया अराउंड कैसा होना चाहिए। तो इसकी कुछ डिटेल्स हमारे पास शो होती हैं कि लोकेशन जो है ये कहा जाता है कि इट शुड बी हायर एलिवेशन एटलीस्ट 15 मीटर अवे फ्रॉम द लाइकली सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज actually very important from the point of view of the MCQs, right? So they ask you that how much away, how much away should be from the contaminated source. वो पूछा जा सकता है. So it is about almost 15 meter. Okay. So an appropriate distance from the houses. If it is so far from the houses, that would be not easier for the consumer to come up and catch up the water from the well, right? So we need to think so many things when we are going to construct a sanitary well. Lining should be made up of some bricks and cement in the depth of 6 meters. ये भी बहुत important है, ठीक है ना? तो ये सब चीजें आती हैं आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ। 2 to 3 feet above the ground level ये उसकी लाइनिंग आपने डेवलप करनी होती है। सो पैरापेट जो है इसकी हाइट जो है तकरीबन 70 टू 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। प्लेटफॉर्म जो है इसका दैट शुड बी सीमेंट कॉन्क्रीट अराउंड द वॉल एटलीस्ट इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है ना, राउंड ऑफ द ऑल डायरेक्शन। ड्रेन भी एक होना चाहिए कि जो स्पिल्ड आउट वाटर गिर रहा है वो फाइनली जो है वो ड्रेन होके वो जाए, बाकी दोबारा जो है वो वहीं पे खड़ा होके वहीं पे जमा होके वो कंटामिनेट ना करे जगहों। Covering should be there. There should be a very well covered, okay, with the cement and concrete like things. So hand pump should be there to lift the water from the well. आपको वेल से जो है वो लिफ्ट करने के लिए हैंड पंप की भी जरूरत हो सकती है। कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। They should use a strict cleanliness should be enforced in the vicinity of the well. पब्लिक जो भी आप एवोल्यूशंस करते हैं यानी वजू वगैरह करना या मुंह हाथ धोना, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, एनिमल्स एंड डंपिंग ऑफ द रिफ्यूज एंड वेस्ट शुड बी प्रोहिबिटेड। वो होना ही नहीं चाहिए वहाँ, ठीक है ना? उसको साफ सुथरा रखना आपकी जिम्मेदारी है। जो उस कंज्यूमर जो शख्स उसे इस्तेमाल कर रहा है उसकी बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत बनती है, बहुत जरूरी काम उसको ये करना होता है। रोप्स और बकेट्स जो है वो इंडिविजुअल अपने हाउसेस से नहीं लाएंगे, वो वहीं पे एक लगा हुआ होगा और उसी को यूज करेंगे। तो इसी से हम बचा सकते हैं कंटामिनेशन को। और ऑब्वियसली वहां से वो अपने सैनिटरी वेसल में भरेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई मटका या सुराही जो भी वो यूटेंसिल्स यूज करते हैं वो अपने फिर इंडिविजुअल हाउसेस तक लेके जाएंगे। क्वालिटी जो होती है द फिजिकल केमिकल मेट्रोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ द वाटर शुड कंफर्म, ये कंफर्म की जाती है, इसकी सैम्पलिंग की जाती है, पानी के टेस्ट किए जाते हैं और कंटिन्यूस सर्वेलेंस भी की जाती है बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट। जो भी उस गांव का, तहसील का, डिस्ट्रिक्ट का जो भी वहाँ पे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट वहाँ पे काम कर रहा है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोज पीपल, दे शुड मेक इट क्लैरिफाइड, right? So this is very important to take the wholesome and the quality of safe wholesome and water, right? तो अब आप देखेंगे कि सेफ एंड होलसम वाटर क्या होता है। दिस इज अगेन द क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम कि वो आपसे पूछते हैं कि ये बताएं कि जो सेफ एंड होलसम वाटर है वो किस तरीके का है। तो अगर आप देखें दैट इज फ्री फ्रॉम पैथोजन, free from harmful chemicals, pleasant to taste, free from chlor, color and odor, usable for domestic purposes, ठीक है? तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है। आपको जब हमसे कोई पूछेगा कि सेफ एंड हार्मफुल वाटर तो बहुत आसान है, हम लिख लेंगे, लेकिन ये सारे पॉइंट्स हमारे माइंड में होने चाहिए। इसमें कोई पैथोजन नहीं होना चाहिए, हार्मफुल केमिकल्स नहीं होना चाहिए, प्लेजेंट टू टेस्ट, कलर, फ्री फ्रॉम वाटर होना चाहिए और डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए हम इसको इस्तेमाल करें। ड्रिंकिंग वाटर इज, हम एक्चुअली ड्रिंकिंग वाटर के साथ हम चाहते क्या है? वी नीड टू ड्रिंक वाटर, ठीक है ना? तकरीबन 8 कप्स या 8 ग्लासेस कहा जाता है। 2/3 ऑफ योर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। अब आप यहाँ देखें कि आपको आपके ब्रेन को कितनी ज्यादा जरूरत, 90%। ब्लड प्रेशर के लिए इट्स इम्पोर्टेंट, 83%। बोन्स, मसल्स, एवरी टिश्यू, एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी रिक्वायर्स वाटर।
So this picture is very clearly. अगर आप dehydrate होते हैं, so you can see the effect on your right hand side कि migraine है, kidney problems, constipations, dry skin, muscle cramps, irregular blood pressure. All are the signs and symptoms of dehydration. Now come up to the water pollution. As you can see in this picture that everything has been generated due to human activities. For example, अगर आप इस तस्वीर में देखें तो कश्तियों का चलना है, ठीक है, the boats are there. So the people are leaving the litters, the garbages over there around the shore, whatever you can see that उसके किनारे पे आपको नजर आ रहा है. So this is all generated by us कहीं ना कहीं. तो व्हाट इज वाटर पोल्यूशन एक्चुअली, हम इसको देखते हैं यहाँ कि आप जो भी कुछ कर रहे होते हैं, आपकी ये तमाम तरह एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल सिवेज आ रहा है, वेस्ट वाटर आ रहा है, मरीन डंपिंग भी एक फिनोमेना है, पानी के अंदर डंप कर दिया जाता है सारा वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट पानी वाटर बॉडीज के अंदर छोड़ दिया जाता है, अंडरग्राउंड स्टोरेजेस हैं, लीकेजेस हैं, ऑयल पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन है, ग्लोबल वार्मिंग, ये तमाम तर चीजें जो है वो यूट्रोफिकेशन भी इसके अलावा, तो ये तमाम तो चीज़ें कॉज बनती हैं वाटर पोल्यूशन का. कहा यह जाता है कि ऑलमोस्ट 40% ऑफ डेथ्स वर्ल्ड वाइड आर कॉज्ड बाय ड्यू टू द वाटर पोल्यूशन, क्योंकि उसी से आपको पता है कि साइड बाय साइड बहुत सारी डिजीजेस जनरेट हो रही हैं. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपने जो भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट आपने पानी के अंदर छोड़ दिया है, ये सीवेज वेस्ट वाटर, इन तमाम चीज़ों के अपने हैजर्ड्स मौजूद हैं. It is polluted, it is contaminated obviously, and you are, for example, if कोई भी कंट्री जो है वो इंडस्ट्रियल लॉज वो इस तरीके से मॉडुलेट नहीं कर रही और अब इस चीज़ों पे काम नहीं कर रही, दे आर इन क्लियर कट डेंजर. सो कॉजेज हमारे पास इंडस्ट्रियल भी हैं, होम या डोमेस्टिक भी हमने देख लिया, एग्रीकल्चरल भी है कि हम वहाँ पे कहीं ना कहीं वाटर को पॉल्यूट करिए. तो वाटर पोल्यूशन दो तरीके से हो रही है, एक तो नेचुरली भी हो रही है, ऑब्वियसली नेचुरल वे है कि हाँ ठीक है, अगर कोई चीज़ ड्राई हो रही है या डंप हो रही है, पानी के अंदर जा रही है, डस्ट का उड़ना, ये सब चीज़ें भी वहाँ पे जाके पॉल्यूट कर रही हैं, बट आर्टिफिशियल वेज आते हैं, विच इज़ द मेन इम्पोर्टेंट थिंग. तो हम ये पता कैसे चलाते हैं कि पानी जो है वो पोल्यूटेड है, वहाँ पे पोल्यूशन मौजूद है. तो ये हमें पता चलता है टोटल अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स इन द वाटर, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन, phosphates, nitrogen, and absence of dissolved oxygen. These are very important indicators which gives you the idea that how much the water is polluted. And whenever you are required to see that what are the indicators, हम किस तरीके से देखेंगे, you need three, four criteria, and then you decide if the value comes आपकी ranges के दरमियान आ जाती है तो आप कह देते हैं कि polluted है, और अगर तो नहीं, हम कह देते हैं नहीं जी ये polluted नहीं है. ये एक बड़ा अच्छा सा मैंने क्लिप यूज किया है यहाँ पे, ये मैंने रिसेंट सिचुएशन देखी थी. आपका क्या ख्याल है कि ये आप देखें, जब मैंने लिखा कि ड्रिंकिंग सेफ वाटर इज अवेलेबल इन पाकिस्तान, तो उन्होंने लिखा कि ऑलमोस्ट ओनली नाउ डेज, ये बिल्कुल रिसेंट मैंने इसकी जो है वो स्टैटिस्टिक्स नोट किए थे कि अबाउट 20% ऑफ द होल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान हैज एक्सेस टू द सेफ ड्रिंकिंग वाटर. The remaining 80% of population is forced to use unsafe drinking water due to the scarcity of the safe and health-free drinking water sources. तो ये बहुत ही आपको कहना चाहिए कि एक ड्रास्टिक फैक्ट मौजूद है. सिर्फ 20% पॉपुलेशन ऐसी है हमारे यहाँ जो कि अफोर्ड कर पा रही है या उसको मिल पा रहा है. तो हैजर्ड्स क्या है वाटर पोल्यूशन? सबसे इम्पोर्टेंटली वट एवर यूर सुनिए, आप देख रहे हैं कि पॉल्यूटेड वाटर पीने से आपको बहुत सारी इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस जो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस में कॉलरा, गियार्डिया, हेपेटाइटिस, डिसेंट्री, टाइफॉइड, सब होने के खतरे रहते हैं. इसके अलावा इसके साथ साथ लेड पॉइजनिंग, आयोडीन डेफिशिएंसी, क्लोराइड डेफिशिएंसी. जब पानी का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं होगा, वो पोल्यूटेड होगा, कंटामिनेटेड होगा, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी नहीं होगा, सो देयर विल बी सो मेनी प्रॉब्लम्स व्हिच विल
which a body can see. अब आप यहाँ देखिए कि जो हमने इन तस्वीरों में यहाँ लिखा हुआ है उसी को मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया है, because as it is this question comes in your exam, so this is again very important that you should know each and everything about cholera, giardia, typhoid, diarrhea, hepatitis A. जो आपने देखा ही है कि it can be formula, वो बहुत ज़्यादा अगर उसकी exaggeration हो जाए तो ये तमाम चीज़ें जो है वो डिहाइड्रेशन कॉज कर सकती हैं। तो ये सब चीजें जो है आपने देखा कि मेनली ड्रिंकिंग वाटर जो आप पीते हैं, जो पॉल्यूटेड पानी आप पीते हैं, ये उसकी वजह से। सो द केमिकल्स आर अगेन, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्स नेचर के केमिकल्स मौजूद हैं, ठीक है ना। Pollutants of nature derived from industries and agricultural waste are increasingly finding their way into public health सप्लाईज, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स आप जो केमिकल हैं जो हम पानी के अंदर एडअप कर रहे हैं, वो यू कैन सी द लिस्ट ऑफ द थिंग्स जो यहाँ पे उसको खराब करेंगे, जैसे कि डिटर्जेंट्स आप देखते हैं, सॉल्वेंट, साइनाइड, हेवी मेटल्स, minerals and organic acids, nitrogenous substances, bleaching agent, pigments, dyes, ammonia, toxic and biocidal organic compounds, ये तमाम तर चीजें मिलके जो है वो पानी को गंदा कर ही रहे हैं। अगर आप देखें कि अगर आपने देखा कि पानी गंदा है तो ओनली नॉट द ह्यूमन लाइफ इज एट रिस्क, ऑब्वियसली द aquatic life is risk as well. For example, if the contaminated water, if the polluted water has been used by the fishes around there, तो आपको पता है कि आप खाने में फिशेस भी खा रहे हो, आप उन्हें पका भी रहे होते हैं, और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे यूज इन टर्म्स ऑफ रॉ फिश एज वेल, रॉ मीट भी खाया जा रहा होता है, so they are at the risk of developing so many communicable diseases. So the present concentration about अगर आप ये देखें कि अक्यूट भी इस चीज के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एक्यूटली टॉक्सिक इफेक्ट भी यू हैव सीन मास्ट, एंड इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। वो क्या हो सकता है देखिए, केमिकल्स हैं वाटर के अंदर, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ डेंटल हेल्थ पे इसका बड़ा जो है वो इफेक्ट। अगर जो कॉन्सेंट्रेशन फ्लोराइड आयंस की ज्यादा है तो फ्लोरोसिस हो सकता है। अगर नाइट्रेट आयंस ज्यादा है पानी के अंदर तो वो साइनोसिस इन्फेक्ट्स में कर सकते हैं, जिससे आप मेथ हेमोग्लोबिनीमिया कहते हैं। फिर उसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में हमने देखा है कि हार्डनेस अगर मॉडरेट हो पानी के अंदर, हार्डनेस क्या होती है वो भी हम अभी देखेंगे, लेकिन अब अभी आप सिर्फ इतना याद रखें कि जो मॉडरेट टाइप की हार्डनेस है वो बेनिफिशियल है फॉर द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ठीक है। कुछ चीजें अच्छी भी हैं, एंड दिस इज ड्यू टू इनएडेक्वेट यूज, जैसे अगर हमने पानी को अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया, कम पानी इस्तेमाल किया, पॉल्यूटेड वाटर यूज कर लिया, कंटामिनेटेड वाटर यूज कर लिया, तो ट्रैकोमा, कंजंक्टिवाइटिस, स्केबीज, ऑब्वियसली इनके चांसेस बहुत है, क्योंकि डायरेक्टली आपके म्यूकोसल मेम्ब्रेन्स को टच करता है, और अगर वहाँ पे ऑर्गेनिज्म होगा तो आपको जो है वो ये प्रॉब्लम्स यहाँ देखने को मिल सकती है। कुछ डिजीजेज ऐसी भी हैं जो कि लिंक करती हैं कि अब कोई वेक्टर है, फॉर एग्जांपल मलेरिया, फिलारियासिस, सर्बोवायरस, ऐसे क्या है, इनके अंदर वेक्टर मौजूद है जो कि पानी की अगर पोल्यूटेड वाटर है वहां पे ग्रो कर रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा और आपने क्या देखा कि राइट लेफ्ट जो है वो कहीं ऐसा भी हो रहा है कि मच्छर है वो उड़ रहा है, ठीक है ना, तो उसने कोई ऑर्गेनिज्म जो है फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम, उसके अंदर वो इन्फेक्टेड है, तो किसी दूसरे को जाके काटेगा, तो ब्रीडिंग साइट उस पानी की वजह से बनती है, और ये वेक्टर्स को जो है वो enhance कर, so it can also be the factor कि वहाँ पे ये diseases भी फैल सकती हैं। Multiple researches available हैं, if you आप गूगल कर सकते हैं, गूगल स्कॉलर यूज कर सकते हैं, you can just write some keywords and you can see so many diseases are आपको so many जो researches work है वो वहाँ पे खुल जाएगा। So unhygienic water जो है is the cause of waterborne disease among villages, ये गुजरात में हुई भी उन्होंने एक स्टडी इसमें पूरे स्टैटिस्टिक दिए हुए हैं, आप अपने एरिया में भी कंडक्ट कर सकते हैं, वहाँ भी देख सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ क्लीनिंग वाटर एंड सैनिटेशन ऑन द वाटरबोर्न डिसीज इन पाकिस्तान, आप देखेंगे अगर आप किसी एरिया में अच्छा पानी सप्लाई किया है और फिर आपने कुछ अरसे के बाद उन्हें इसी तरह की किसी कम्युनिटी के साथ मैच किया, तो यू कैन सी द रिजल्ट्स ऑफ इट। द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट द इम्पोर्टेंट ऑफ say like clean or safe drinking water क्यों इम्पोर्टेंट है, वाई 5 reasons which are क्यों इम्पोर्टेंट है कि हम जो है वो हर इंसान जो है वो डिजर्व करता है कि उसको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिले। क्यों? क्योंकि एक तो पहली बात
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको न्यूट्रिशन या नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। आपकी बॉडी को ज़रूरत है पानी की, आपकी बॉडी 2/3 ऑफ दैट वाटर से बनी होती है। टू द प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, आपकी बॉडी में मौजूद जो टॉक्सिन्स हैं उनसे आपकी कहना चाहिए कि आपकी बॉडी को साफ करने के लिए, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए, यू नीड वाटर. So needed for agriculture and food production as well. Improve your sanitation facilities. Obviously, whenever there will be the water in abundance, तो वो आराम से मुंह हाथ धोने के लिए, बेरिंग के लिए और दूसरी साफ सफाइयों के लिए that would be important. Okay. So this is very important. So there is another you can see कि एक और फिनोमेना जिसे हम यहाँ देखेंगे, it is called as hardness of. Any idea what is the hardness of water? वैसे तो यहाँ पे मैंने नोटिफाई कर दी है कि दिस इज सोप डिस्ट्रॉइंग पावर ऑफ वाटर, लेकिन इससे हमारा क्या लेना देना है? As we are studying water, so it is very important to learn about hardness of water. ये तो कुछ होती है, यहाँ पे आपने देखा है कि मैंने कैल्शियम और मैग्नीशियम को कुछ फ्रेंड्स बना के शो किया है। तो हमेशा याद रखिएगा कि these are the ions, these are the मौजूद इसके अंदर कंपाउंड्स आप जो बनते हैं, जो भी कुछ बनेगा वो इम्पोर्टेंट होता है टेम्परेरी हार्डनेस क्रिएट करने में और परमानेंट हार्डनेस क्रिएट करने में। तो अगर तो टेम्परेरी हार्डनेस बने, कैल्शियम और मैग्नीशियम में तो दोनों जगह प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इफ इट इज द बाई कार्बोनेट, ठीक है, सिर्फ इनकी कंपाउंड्स बनते हैं बाई कार्बोनेट के साथ, तो दैट इज कॉल्ड एज टेम्परेरी हार्डनेस। और अगर कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट्स या नाइट्रेट्स या क्लोराइड्स के साथ अपना जो है वो कंपाउंड बनाता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम में तो दोनों जगह रहता है, ठीक है ना। ओनली थिंग इज दैट के इफ इट इज मेकिंग कंपाउंड्स विद बायोकार्बोनेट्स, तो फिर प्रॉब्लम जरा अलग तरीके की है, ठीक है, वो टेम्परेरी हार्डनेस क्रिएट करेगा। वी विल सी इट इन मोर एक्सरसाइजेस एज वेल, अभी हम इसको और भी आगे देखेंगे। हार्डनेस ऑफ वाटर के एडवांटेजेस भी होंगे ना, कोई सोप डिस्ट्रॉइंग क्वालिटी है। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर हम किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे आपका पानी बहुत ज़्यादा हार्ड है, उसमें हार्डनेस के जो इम्पैक्ट है और यू विल बी नीडेड मोर सोप टू क्लीन द क्लोथ्स और टू वॉश अप द क्लोथ्स, ठीक है। और एडवांटेजेस इसके ये हैं कि आपको इंसिडेंस जो है वो सीबी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस का वो कम हो जाता है, ठीक है ना। लेड पॉइजनिंग को ये प्रिवेंट करता है और मॉडरेटली हार्ड इज फिट फॉर ह्यूमन यूज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है आपसे एमसीक्यू। डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके कुछ, जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने देखा कि जैसे उसका जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कैल्शियम और उसकी कार्बोनेट्स की बढ़ती है और उसकी कॉम्बिनेशन जो है वो बाइकार्बोनेट से कम होते होते सल्फाइड नाइट्रेट से साथ ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है, तो पानी जो है वो हार्ड होना शुरू हो जाता है। उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वही अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि आपको ज्यादा सोप या डिटर्जेंट रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि अनफिट है वॉशिंग फॉर द क्लोथ्स के लिए, अनफिट है कुकिंग के लिए, और लेड पाइप्स को भी जो है वो खराब करेगा, ठीक है ना। और इसके अलावा फायरिंग एंड स्केलिंग ऑफ द बॉयलर, जाहिर है वो थोड़ा सा इनकी जो कॉम्बिनेशन है वो ऐसी है कि वो बॉयलर्स को भी खराब करते हैं, जीआईटी डिसऑर्डर्स एक्सटेंड, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पिक्चर है, इसको आपने माइंड में रखना है। ये जो है वो पिक्चर्स इसकी जो लेवल्स हैं ये पूछे जाते हैं, या आपसे एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं। अब आपने यहाँ पे देखा कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सॉफ्ट वाटर, मॉडरेट वाटर एंड हार्ड वाटर, तो इसके अंदर जो है वो आप उसका पीपीएम के हिसाब से देखिए। ये 17 to 60 की लेस देन 17 इज सॉफ्ट, 17 to 60 इज स्लाइटली हार्ड, 60 to 120 is moderately hard, and hard is 120 to 180, and greater than 180 is वेरी हार्ड। तो इम्पोर्टेंट ये जो है कि आपने देखना है कि आप जो मॉडरेटली हार्ड वाटर है दैट इज ओके, दैट इज फिट फॉर ह्यूमन यूज, दिस इज अबाउट 60 to 120 ppm। सो व्हाई वी नीड द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, ठीक है ना, हमें क्यों वाटर की ट्रीटमेंट करनी चाहिए और ज़रूरी है, बिकॉज हमें वहाँ से कंटामिनेशन या अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स जो होते हैं उनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है टू मेक इट फिट फॉर द डिजायर्ड एंड यूज, ठीक है। एंड इट इज द ट्रीटमेंट इज क्रुशियल टू ह्यूमन हेल्थ एंड अलाउज ह्यूमन टू बेनिफिट फ्रॉम बोथ ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन नीड्स।
तो क्या है कि इस पिक्चर में देखें, द रो वाटर इज देयर एंड फिर आप उसके साथ आप कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं, वो हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं उसकी डिटेल भी हम अभी साथ साथ देखते जाएंगे. So then you will be able to get the drinking water. There are the seven methods of water treatment, जैसे coagulation या flocculation कहा जाता है. Coagulation is what is adding of the लिक्विड उसके अंदर मिलाई जाती है एल्यूमिनियम सल्फेट या एलएम जिसे कहा जाता है रॉ वाटर या अनट्रीटेड वाटर को साफ करने के लिए. सेडिमेंटेशन भी कहा जाता है जब वाटर इन फ्लॉक्स आर अंडर द ट्रीटमेंट प्रोसेस दे गो इनटू द सेडिमेंट बेसिन जिसमें रखा जाता है ताकि ऑलरेडी वो जो सेडिमेंट बन जाए वो नीचे जाकर बैठ जाए जो डेब्री उसके अंदर. फिल्ट्रेशन है, डिसइंफेक्शन है, स्लज ड्राइंग है, फ्लोरिडेशन है, पीएच करेक्शन है. So there are certain special treatments available जिसमें हम रिमूवल ऑफ हार्डनेस करते हैं, फ्लोरिडेशन ऑफ वाटर की जाती है और डीफ्लोरिडेशन की जाती है. अब वही बात हो रही है कि हमने कैसे पानी को ट्रीट करके अपने लिए एक सेफ या ड्रिंकिंग वाटर बनाना. अब रिमूवल ऑफ हार्डनेस के ऊपर हम आ जाते हैं. रिमूवल ऑफ हार्डनेस के जो मेथड्स हैं वो आपके पास यहाँ अवेलेबल है. टेम्परेरी भी है और कुछ आपके पास परमानेंट. नाउ टॉक अबाउट समथिंग विच इज टेम्परेरी. टेम्परेरी जो है वो ये हो सकता है कि आप बॉइलिंग से करेक्ट कर लें, आप लाइम ऐड कर लें, एडिशन ऑफ लाइम, एडिशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट, एंड परम्यूटेड प्रोसेस. बट जो आपके पास परमानेंट रिमूवल ऑफ हार्डनेस है, यू कैन अचीव इट बाय द एडिशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड बेस एक्सचेंज. एक्चुअली होता क्या है वो हम देखते हैं. अगर हम परमानेंट हार्डनेस की बात करें तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए अब जैसे कि हमने देखा था कि ये तमाम तो आपके पास बेसिक आइंस मौजूद है, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम का होना तो जरूरी है. और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो आपको प्रेजेंस नजर आएगी क्लोराइड्स या सल्फेट के साथ, तो ये बनाती है एक्चुअली परमानेंट हार्डनेस. और इसको रिमूव करने के लिए यू नीड व्हाटएवर. यहाँ पे हमने एक एग्जांपल यूज की है सोडियम बाइकार्बोनेट की, सोडियम कार्बोनेट की. तो सोडियम कार्बोनेट कन्वर्ट्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम salts to insoluble carbonates, ठीक है, which can be filtered out easily. तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कैल्शियम सल्फेट था और कैल्शियम क्लोराइड था. जब हमने उसमें सोडियम कार्बोनेट यूज किया है तो उससे रिजल्ट में आपके पास जो प्रोडक्ट बनी है वो कैल्शियम कार्बोनेट है और सोडियम सल्फेट है, ठीक है ना. तो ये चीजें वो हैं जिनको आप इजीली फिल्टर आउट कर पाएंगे. दिस इज द रिमूवल, दिस इज हाउ यू अचीव ऑल दैट. Now see another method which is called as ion exchange. Ion exchange में what you use is zeolite or hydrated sodium aluminum silicate. This is called permutate. ठीक है, तो इसके साथ आप जो करते हैं जब आपने इसको कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट किया इस जियोलाइट को, ठीक है ना, या फिर आप कह लें कि हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को, तो आपने जो है वो कंपाउंड चेंज कर दिया, ठीक है. यहाँ पे इस रिएक्शन में आप देखिए यू हैव चेंज द कंपाउंड टू फिल्टर आउट. दिस इज कॉल्ड एज आयन एक्सचेंज. एक और काम आप कर सकते हैं. एक और काम क्या हो सकता है कि फ्लोरिडेशन ऑफ वाटर. फ्लोरीन को भी कहा जाता है कि ये आपकी जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है आपकी नेचुरली अकरिंग थिंग्स या नेचुरली अकरिंग जो है वो आयंस इन द वाटर. लेकिन होता क्या है कि इसकी एक्सेस भी प्रॉब्लम कर सकती है और इसकी डेफिशिएंसी भी प्रॉब्लम कर सकती है. तो इट हैज टू बी इन एडेक्वेट अमाउंट व्हिच इज गुड फॉर एंड सेफ फॉर द ड्रिंकिंग वाटर. अब आप देखिए कि अगर तो इसकी डेफिशिएंसी होगी तो ये क्या करेगी, क्या करेगी इसकी जो डेफिशिएंसी वो डेंटल केरीज कर सकते हैं. दैट इज ये मैंने यहाँ पे रेड से उसको मार्कअप किया हुआ है, रेड से उसको हाईलाइट किया हुआ है. इनफैक्ट कि आप देख सकते हैं कि वो डेंटल केरीज कर सकती है. और अगर एक्सेस है उस पानी के अंदर सो दैट कैन बी देयर डेंटल और स्केलेटल फ्लोरोसिस कैन हैपन, राइट. In drinking water, as optimum concentration of 1 ppm is regarding is
as optimum in temperature climate because of the consumption of water is low. तो वहाँ पे कहा जाता है कि अगर आप 1 ppm भी है तो वो दैट इज ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन. Now another terminology which is called as defluoridation. अगर ऐसी कोई जगहें हैं जहाँ पे आपको हाई फ्लोराइड्स मिल रहे हैं पानी के, ऐसी कम्युनिटीज हैं, ऐसे जियोग्राफिक एरियाज हैं, तो वहाँ पे पानी को डीफ्लोराइड करने की ज़रूरत है, जिसे डीफ्लोराइडेशन का नाम दिया गया है कि आप उसे डीफ्लोराइड करते हैं फॉस्फेट के साथ to reduce fluoride to the optimum levels. The simple thing is there कि हम उसको चाहते हैं. हमारा जो इम्पोर्टेंट जो एक मेन प्रॉब्लम होता है वो यही है कि जब फ्लोराइड्स आयंस जो है वो एक्सेस में मौजूद हैं तो आप उसको देख सकते हैं कि वो यहाँ पे मसला जो क्रिएट करेंगे वो या तो एक्सेस का भी प्रॉब्लम हो सकता है, जब भी हमने देखा था स्केलेटल फ्लोरोसिस हो सकता है. तो यहाँ पे हम उसको चेंज करने के लिए यू कैन यूज द defluoridation with the by the phosphate to reduce the fluoride to the optimum levels. You guys are most welcome to have any questions because आज हमने जो water और उससे related छोटी छोटी सी हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं मौजूद, हमने उनके साथ जो है वो डिस्कस करने शुरू किया है. अभी हम इसको वाटर को करना जो है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इसे कंटिन्यू रखेंगे. यस प्लीज. So there are no questions. So I waited for your questions. अगर आपके फिर भी कोई questions हैं या आप इस चीज़ को और डीप में जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे लिखा करें, अपना फीडबैक दिया करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को आर यू टेकिंग थिंग्स आर इन इंटरेस्टिंग मैनर और व्हाट. ये एक लिस्ट है जिसको आप ज़रूर नोटिफाई करें, अपने पास इसका एक स्नैपशॉट रखें ज़रूर. इस तरह के सवालात आपको जो है वो मिल सकते हैं एग्जाम में. Can anyone available? Just please write. जी मुकद्दस. एडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर देर आर वेरी. हाँ जी, मैं आपको ये बता दूं कि एडवांटेजेस जो हैं वो हार्ड वाटर के नहीं हैं अवेलेबल. थोड़ा सा वो जो है वो हार्ड वाटर के डिसएडवांटेजेस आता है. जैसे कि हम अब दोबारा से वापस अपनी स्लाइड्स के ऊपर जाके देख लेते हैं. हम आपको वहां पे भी दिखा देते हैं कि हमने आपसे ये बात की थी कि डिसएडवांटेजेस हैं. ठीक है, ये हमने बात की थी कि जो थोड़े बहुत हार्डनेस है, ठीक है ना, हार्डनेस के जो एडवांटेजेस हैं वो यही हमने आपको बताया था कि ये लो इंसिडेंस करता है फॉर द सीवियस डिजीजेस. और लेड पॉइजनिंग को प्रिवेंट करता है. मॉडरेटली हार्ड इज ओके बट इफ इट इज वेरी मच हार्ड, अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इतनी ज्यादा है कि वो हार्ड की कैटेगरी में आ रहा है तो उससे कोई एडवांटेजेस नहीं है. देयर इज ऑलवेज डिसएडवांटेजेस. ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जी प्लीज. ये हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए हैं इनको ज़रूर अपने माइंड में रखना है. अभी हमने जो है वो तकरीबन ऐसी ही चीज़ें जो है वो इस्तेमाल की हैं, ऐसी ही चीज़ों के ऊपर बात की है. ठीक है ना. तो अब
ये क्वेश्चन आप जरूर माइंड में रखिए। Yes, Ali, it depends. एक्चुअली होता क्या है कि लेवल ऑफ दी, अब जो आपके हाउसेस में इस्तेमाल हो रहा होता है वो कहा ही जाता है कि 99.99% वो क्लीनिंग हो जाती है, बट स्टिल देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ वाटर प्यूरिफायर्स अवेलेबल। वो हम प्यूरिफिकेशन जो है वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो जो वाटर प्यूरिफिकेशन का जो कंप्लीट हमारा जो टॉपिक है विल बी डिस्कस्ड, मैं लिख भी रही हूँ आपको, इन द नेक्स्ट लेक्चर। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि वो एक एक्चुअली इम्पोर्टेंटली ये होगा कि हम जो है ना उसको पूरा डिटेल में देखेंगे। मैंने कोशिश की है कि इस पूरे चैप्टर को आपके लिए बहुत इजी बनाऊं, बहुत इंटरेस्टिंग बनाऊं, कि दिस इज द वन ऑफ द ड्राइएस्ट थिंग अवेलेबल इन द कम्युनिटी मेडिसिन, दैट इज द होल इज लाइक some of the driest thing in the whole wide world, but still I am trying to make it more easier, more simplifier। और उसमें मेरी इस्तेमाल करने का, ये इसको थोड़ा पिक्टोरियल करने का रीज़न ही यही है कि आप लोग इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करो, आप उसको समझो, और यू कैन हैव मच मोर नॉलेज अबाउट इट। आप और ज़्यादा जब आप इसको सिंपल गूगल कर करके चीज़ों को देखोगे तो आपको ना ज़्यादा इंटरेस्ट होएगा। दिस पार्ट ऑफ दैट यू आर स्टिकिंग टू वन टॉपिक, आप उसको देख रहे हो, आप उसको पढ़ रहे हो, दैट इज डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा डिफरेंटली हैंडल किया है, होपफुली यू विल लाइक इट। बट मुझे ज़रूर बताया कीजिए, आप बीच में मुझसे बात भी किया कीजिए। सो एग्जैक्टली, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यस इट इज़। सो हमने अपनी लास्ट लेक्चर में भी जो इन्वायरमेंट को 15 बिग प्रॉब्लम्स थे, वो मैंने इसीलिए आपके लिए एक इंटरेस्टिंग लेक्चर डेवलप किया था, ताकि आपको ओवरऑल आइडिया मिले कि व्हाट्स गोइंग ऑन विद योर एनवायरनमेंट एंड व्हाट यू कैन कंट्रीब्यूट एट योर लेवल, व्हाट योर गवर्नमेंट कैन कंट्रीब्यूट एट द गवर्नमेंटल लेवल। ठीक है ना, क्योंकि हम सारा कुछ हम अकेले नहीं कर सकते, हम जाके सारा कुछ खुद नहीं कर सकते, लेकिन हम एटलीस्ट अवेयर हो सकते हैं, हम अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं, दूसरों को एजुकेट कर सकते हैं। और जहाँ पे बात होती है गवर्नमेंटल लेवल की पॉलिसी मेकिंग की, तो ये तो आपके इदारों का काम होता है, ये आपके मुल्क का काम होता है, और ये आपका काम होता है कि आप वोटिंग से ऐसे लोगों को चुने, वोटिंग से ऐसे लोगों से जो है वो अपनी कंट्री की बागडोर उन लोगों के हाथों में दें जो आपकी बेसिक नीड्स के ऊपर बात करना चाहते हैं, जो आपके मेन प्रॉब्लम्स जैसे कि पीने का साफ पानी, आपके मुल्क में लगाए जाने वाले दरख्त, आपकी इन्वायरमेंट को खूबसूरत बनाना, ठीक है, आपके मुल्क में ऐसी गाड़ियां चलें जिनके अंदर से लेस, ऑब्वियसली ऑब्वियसली एग्जैक्टली, लेजिस्लेशन, द मेन थिंग इज दैट लेजिस्लेशन। एक्चुअली जो हमारी कौम है वो डंडे के जोर पे चलती है, ठीक कह रही हूँ मैं, वो डंडे के जोर पे चलने वाली कौम है। और अगर आप उसको नहीं समझाएंगे, उसकी पिटाई नहीं लगाएंगे, तो वो दे विल नॉट स्टॉप डूइंग द थिंग्स व्हिच कैन बी हैपन। ठीक है ना, जो कुछ हो रहा है अभी आपने देखा भी है कि हम आपको कितना जो है वो टीवी एजुकेट कर रहा है रिगार्डिंग कोरोना। इफ वी टेक द एग्जांपल, तो आपको कोरोना में कितना एजुकेट किया जा रहा है, आपको ये समझाया जा रहा है कि आप ये कीजिए, आप ये ना कीजिए, आप ये कीजिए, आप ये ना कीजिए, बट स्टिल द पीपल, इनमें बहुत ही थोड़े लोग ऐसे हैं जो कि एजुकेट हो रहे हैं इन ट्रू मीनिंग्स। वी नीड टू चेंज आवर लाइफ स्टाइल्स नाउ, इट हैज टू बी, इट हैज, एंड वी नेवर नो कि ये कब खत्म होता है, कब कम होता है। वबाएं, प्रॉब्लम्स, पेंडेमिक्स दुनिया में आए हैं, आते रहे हैं, फिर उनको ठीक होने तक, उनकी वैक्सीन इजाद होने तक, उनके लिए दवा बनने तक इट टेक्स टाइम। बट अंटिल देन, जब तक हमारे पास कोई क्योर नहीं है, प्रिवेंशन इज द ओनली थिंग वी हैव इन आवर हैंड्स। हमें समझना चाहिए इस वक्त को, आगे के 2 हफ्ते बहुत डिसाइसिव मोमेंट्स for Pakistan, for future of all of us. So we all need to be, हमें बहुत समझने की ज़रूरत है, हमें बहुत सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, इस इन सवालों में आप देखेंगे जो मैंने तस्वीरें आपके साथ यहाँ शेयर की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लिखी, इसमें से कुछ 1-2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अभी हमने नहीं पढ़े इस लेक्चर के अंदर, लेकिन वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में वो भी हम एडअप करेंगे और मजीद नई चीज़ें भी हम देखेंगे।
ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है हैजर्ड्स ऑफ स्विमिंग पूल, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जरूर। ठीक है ना। और भी ऐसी चीजें होंगी जो हम नॉट एवरी बट मोस्ट ऑफ इट। यस ऑब्वियसली रेगुलेशंस आर देयर, लेजिस्लेशंस भी हैं, लेकिन उसके लिए कौम का एजुकेट होना बहुत जरूरी है। आप कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़ते हैं ना हेल्थ एजुकेशन, तो हेल्थ एजुकेशन, अवेयरनेस, ठीक है ना। ये जो हेल्थ एजुकेशन और अवेयरनेस है, इट इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है ना। इन्हीं चीजों के ऊपर आपकी पूरी कहानी घूमती है। अगर आपको मेरी बात बताने से समझ आ जाती है तो इसका मतलब आप अवेयर हैं, आप पहले से आपके माइंड के ऊपर किसी ने नॉक किया हुआ है कि देयर इज सम नॉकिंग। एक ह्यूमन बीइंग है, उसको हमें एजुकेट करने के ना कुछ स्टेप्स होते हैं कि पहले वो उस कंटेंट के साथ जो है ना थोड़ा सोचने पे आता है, वो सोचता है। ठीक है ना। सो देयर इज अ लिटिल मैसेज फ्रॉम माय साइड। Yes, yes, you're right. There is a message from my side that you have to save the water, and if you save the water, water will definitely save you. ठीक है। इसकी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में और चीजें भी देखेंगे कि तकरीबन कहाँ ये जा रहा है 2025 तक देयर विल बी वेरी लेस वाटर अवेलेबल फॉर द ह्यूमन यूज। ठीक है ना। ये भी चीजें सुनने में आती हैं, ये चीजें भी देखने में आती हैं जब हम और ज्यादा रिसर्चर्स को देखते हैं और ज्यादा वर्ल्ड को ग्लोबल पर्सपेक्टिव में पढ़ना शुरू करते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट कि हमारे पढ़ने लिखने का कोई फायदा तभी होता है जब हम थोड़ा सा बियॉन्ड जाके सोचना शुरू करते हैं। वो तो बात अलग ही है ना कि आपने किताब में देख लिया, आपने पढ़ लिया, आपने नॉलेज ले ली। दिस इज नॉट द, नाउ द वर्ल्ड हैज बीन चेंज, देयर इज नो मोर रट्टाफाइड थिंग्स इन द वर्ल्ड। You have to be global, you have to be, you change your perspective। ठीक है ना। आपको अपनी समझ बूझ, the concept is the main power। ठीक है जी। the concept is the main power। आपने अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने, लिखना और उसको आगे पहुंचाना, तो वो इज वेरी आसान, वेरी इजी। बट आई नो देयर इज सर्टेन सॉर्ट ऑफ डेफिनेशन, सर्टेन सॉर्ट ऑफ वैल्यूज विच यू नीड टू रिमेम्बर। बट इफ यू टेक दी, अगर ये जो सारी कम्युनिटी मेडिसिन का गेम है, ये सारा का सारा मोस्टली इम्पॉर्टेंट है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इफ यू आर गुड एट योर कॉन्सेप्ट, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि आपको आप ना लिख पाए, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना कर पाए। प्रीवियस क्लासेस में हमने थोड़ा सा एक ये इम्पोर्टेंट चीज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगी, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन बनता है, आपका यूएचएस जो क्वेश्चन डिजाइन करता है, वो यूजुअली ऐसा नहीं होता कि एज इट इज आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया और लिख दिया। वो कभी आपसे ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे बात कर सकते हैं, वो कभी आपके आपके कंट्री के पर्सपेक्टिव पे बात कर सकते हैं, कभी वो आपकी कम्युनिटी का हवाला देके आपसे बात कर सकते हैं, किसी गांव का हवाला देके आपसे बात कर सकते हैं। तो आपको फौरन अपने थिंकिंग का जो होराइजन है उसको चेंज करना पड़ता है। ठीक है ना। तो आपने अपना होराइजन, अब आपसे जो बात हो रही है आप किस लेवल पे ट्रीटमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल दे कैन डिजाइन अ क्वेश्चन लाइक दैट कि आप जो है वो किसी जगह के पब्लिक हेल्थ ऑफिसर हैं और नाउ यू हैव टू डिजाइन अ सैनिटरी वेल। नाउ राइट इट डाउन कि आप वहां पे सैनिटरी वेल कैसे डिजाइन करेंगे। तो ये आपकी नॉलेज होगी तो आप उसके लिए चार बातें लिख सकेंगे ना। तो आई होप द लेक्चर वाज इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि अभी आप सबने अपना इंटरेस्ट शो किया है कि आप जो है वो वाटर प्यूरिफिकेशन को बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इट्स माय प्रॉमिस कि हम जो है वो नेक्स्ट टाइम जो है वो जो अपना वाटर प्यूरिफिकेशन का लेक्चर आप साथ डिस्कस करेंगे, हम उसमें बहुत सारे आपकी जो क्वेरीज हैं, आपकी जो बातें हैं, उनको जवाब दे पाएंगे। और क्योंकि अभी हमने एक वाटर के ऊपर एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया है यहाँ पे कि वाटर क्या है, क्योंकि प्यूरिफिकेशन इज अनदर अ बिग topic and which could not be covered up in just in an hour।
So I need to split the whole concept into two lectures. I'm so happy to have the comment. It's actually, I hope I can, in the revision lectures, I will come and I will share much more knowledge about regarding the other topics as well. जैसे जैसे मुझे higher authorities की तरफ से topics की command मिलेगी, I will definitely come to you and I will definitely discuss the even other topics as well, because this is the environment and health and it was my topic, it was my assigned topic and I need to complete it in the consequence like consecutive in the lectures. So I took up the whole 4 lectures for this week, ताकि ये जो है वो आपके लिए एक पूरी जो है वो horizon, एक पूरा जिस हम माइंड सेट में है हम उसको कंप्लीट कर सकें. I hope you will admire it and I hope you will like it. And I really need any feedbacks. ठीक है ना. तो मैं चाहूँगी कि आपके फीडबैक्स मुझे मिलते रहें. और ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने इसीलिए जी आई हैव ओनली लास्ट फ्यू मिनट्स लेफ्ट. तो अगर आप लोग कुछ भी क्वेरीज लिखना चाहते हैं, कोई भी बात लिखना चाहते हैं या कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करना चाहते हैं, वो भी आप मुझे ज़रूर लिख सकते हैं. जी आई हैव जस्ट लास्ट 2 to 3 minutes left. If anyone is there and really wanted to ask anything. Take care. Allah Hafiz.